अरे बुक के एग्जांपल में दिया हुआ ये देना फोटो खींच ले, लास्ट में ले लेना। 3D ज्योमेट्री। तो सुनो सारे बच्चे, सामने ध्यान दो। पहले इस चैप्टर में ना दो टॉपिक हुआ करते थे, एक तो लाइंस और दूसरा प्लेन्स। अब सीबीएसई से प्लेन्स को हटा दिया है, सिर्फ लाइंस है। सीजी में अभी भी प्लेन्स है और आईसीएसई में भी मेरे ख्याल से है प्लेन्स। तो मतलब सीबीएसई के लिए बहुत इजी हो गया ये चैप्टर। ठीक है, ओवरऑल 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन होंगे और आखिरी मिसलेनियस है उसमें भी 5-6 क्वेश्चन होंगे। बीच वाली एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन। तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे तो 25, एग्जाम्पल 10 होंगे तो टोटल 35 क्वेश्चन। और ये 35 क्वेश्चन से में बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे, एक एक करके हम देखते जाएंगे। ठीक है, इसका ओवरऑल जो वेटेज होगा ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स का मान लो। इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। आया है प्री बोर्ड में? हाँ, पहले बहुत आता था, मतलब इसका 6 मार्क्स वाला जब पैटर्न चलता था तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का होता था और बच्चे गलती करके आते थे। 10 मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक और एक। हाँ, वो होता है, मिक्स्ड हो जाता है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब सब सामने ध्यान देना। वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, तो जो यूज होगा मैं लाइन से बताते चलूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है ना। देखो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। लिख लिया सबने? वेक्टर में डायरेक्शन एंगल्स, याद है डायरेक्शन एंगल्स वेक्टर में किनको बोलते थे? कोई भी वेक्टर x के साथ, y के साथ, z के साथ जो एंगल बनाता था वो डायरेक्शन एंगल होता था। उसको किससे डिनोट करते थे? अल्फा, बीटा, गामा। वही चीज लाइन के लिए भी, कुछ अलग नहीं। तो कोई भी लाइन x, y और z के साथ जो एंगल बनाएगी उन्हें उसका क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? डायरेक्शन एंगल्स की। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स ये क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। एंगल्स विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। एंगल्स विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है किसी भी लाइन का, उसे डायरेक्शन एंगल या अल्फा बीटा। ये सबको क्लियर हो गया ना? जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा था, होगा, हो सकता है कई लोग एब्सेंट होंगे, क्लियर होते जाएगा तो देखते जाना। ठीक है, ओके। अब इसी में अगर मैं कॉस लगा दूं, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इस चीज को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो जो वेक्टर में था वही चीजें, कोई अलग नहीं। वहां वेक्टर बोलते थे, यहाँ लाइन बोलते हैं, कुछ नहीं। यहां तक क्लियर हो गया? और इन डायरेक्शन कोसाइंस को और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल, एम और एन। ठीक है, मतलब एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू क्या होती थी? कॉस गामा। ठीक है, अब 3D में आप लाइन की इक्वेशन देखोगे, लेकिन लाइन की इक्वेशन को बताने के लिए एक कंसेप्ट हमेशा यूज होगा। वो कंसेप्ट क्या होगा? वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है ये बताया होगा। जैसे कि यहाँ आपको एक लाइन दिख रही है, तो ये बताएगा ये जो लाइन है ये किस वेक्टर के पैरेलल। समझ गए ना? तो अगर कोई भी वेक्टर है तो उसमें उसके वेक्टर कंपोनेंट होंगे आई, जे, के वाले, जैसे 1i, 2j, 3k। तो 1, 2, 3 जो उसके कोफिशिएंट्स होते थे उसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ रहा है? जिसको किससे डिनोट करते थे? ए, बी, सी से। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर भी वही चीज आएंगी, डायरेक्शन रेशियोज। यहां पर भी क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। तो अगर कभी डायरेक्शन नंबर बोलते, क्या कोई नई चीज नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज ही।
उनको हम किससे डिनोट करते हैं, एबीसी। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखो इंपॉर्टेंट है, ये देखो इनका रेशियो जो है ना सेम होता है, L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट K। जो भी चीज लिखो वो पूरी की पूरी काम की एकदम उसी को नोट करना। पूरी एनसीईआरटी से, बुक से आपकी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने निकाल के रख दिए, ठीक है। तो L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी इक्वल टू K। डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, ये बता रहा। यहां तक क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन राइट, मतलब जैसे ये ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L A इंटू के, M B इंटू के और N क्या हो जाएगा, C। क्लियर हो गया ये चीज। फिर ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी, हमने डिस्कस किया था वेक्टर में, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, ठीक है। और अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा, K स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिससे हमको K की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आएगा, चेक करो एक बार K की वैल्यू कैसे निकली। L M N की वैल्यू डाला, K स्क्वायर सब में से कॉमन निकल जाएगा, बिकॉज K इंटू ए स्क्वायर, K इंटू बी स्क्वायर, ये वाला टर्म आ रहा था, कॉमन निकला, K की वैल्यू मिल गई, K की वैल्यू ये मिली। और K की वैल्यू को दोबारा अगर मैं यहां पर डाल दूंगा इस जगह पे, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, A अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही M के लिए B अपॉन हो जाएगा, N के लिए क्या हो जाएगा, C अपॉन। इन शॉर्ट, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, मतलब ए बी सी की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो बताओ L की वैल्यू क्या होगी, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ में आ गया, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू यूज करना है, डन। ओके, नेक्स्ट कुछ चीजें और ध्यान में होंगी। अगर कोई भी वेक्टर ए है तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम जनरली ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ऐसा लेते हैं, लेकिन अगर वही वो यूनिट वेक्टर दिया है तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे, कंपोनेंट होंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मतलब अगर यूनिट वेक्टर दिया है तो उसके जो कंपोनेंट मिलेंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे, डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगी। ये क्लियर हो गया सबको, ओके। और ये जो इक्वल्स टू 1 वाला है ना एक्सप्रेशन, ये सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, डायरेक्शन रेशियो के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो जितना भी वेक्टर का समरी था बेसिक वाला, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के पहले वाला, वो सारा समरी यहां पर आपको दिख रहा है, जो लाइंस में भी एज इट इज यूज होने वाला है। क्या हटा दो ये हो गया तो, ओके। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, और वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखना, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो भी लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, of line passing through 2 points. ओके, तो सामने देखना, यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है, इस लाइन का नाम है पी क्यू। ये लाइन के 2 पॉइंट हमें पता है जिससे वो पास हो रही है। पी का कोऑर्डिनेट ये ले लिया, क्यू का कोऑर्डिनेट ये ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, 2 चीजें। पहला क्या, डायरेक्शन रेशियोज। किसका डायरेक्शन रेशियो, लाइन का, जो कहां से पास हो रही है, ये 2 पॉइंट से। डायरेक्शन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, एबीसी। तो एबीसी की वैल्यू पहले आपको निकालनी है, तो एबीसी की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, जो हम वेक्टर में करते थे बस वही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्या ये समझ में आ गया, ये मिल गया एबीसी।
और क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है? एलिमेंट। अभी एलिमेंट का फॉर्मूला आपने क्या देखा? एल इज इक्वल टू क्या था याद करो? प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर लगा दोगे तो क्या देगा? प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर क्या देगा यहाँ पर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? जल्दी बताओ ये चीज, ठीक है। उसी को इस बुक में कैसे लिख दिया? देखो ऐसा लिखा है, L की जगह पे ये ऐसा क्यों लिखा है? x2 माइनस x1 मतलब क्या हो गया? A का वैल्यू अपॉन PQ। ये PQ का क्या मतलब है? PQ का मतलब है P और Q के बीच का डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ। और ये चीज वही देता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो 11th 10th में पढ़ते थे, याद है कि नहीं? सिमिलर टू दिस, सिमिलर टू दिस। तो ये सारे फॉर्म्स आपको क्यों क्लियर होने चाहिए? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन असर्शन रीजन में घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? ओवरऑल डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट एबीसी, कोई भी 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो निकालने का ये तरीका है। जो कुछ नोट करना है कर लो जल्दी जल्दी। नीचे में एक चीज लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे हमने डायरेक्शन कोसाइन को ये लिया ना, x2 माइनस x1 y2, किसी पर्सन ने उल्टा कर दिया x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, तो भी ये सही है, ये गलत नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, किसी ने PQ लिया किसी ने QP लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर्स करेक्ट मानेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना एक में x2 माइनस x1 दूसरे में y1 माइनस y2, वो गलत हो जाएगा, समझ गए ना? दोनों को सेम ऑर्डर में लेना, ठीक है। हटा दो ये चीज, फिर मैं कुछ बचा है क्या और नोट करेगा? चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल्स है, तो जैसा मैंने बताया सारे एग्जांपल्स हम वो करेंगे इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में। क्या लिखा है? If a line makes 90 degree, 60 degree, 30 degree with positive direction of x, y and z axis respectively, find the direction cosines। तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? डायरेक्शन कोसाइंस। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? अल्फा बीटा गामा। बहुत इजी, आराम से निकाल लोगे। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये तीनों वैल्यू गिवन है। और क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन मतलब एलएमएन। तो जल्दी बताओ आंसर। एल कॉस अल्फा कॉस 90 कितना आया? 0। एम कॉस बीटा कॉस 60 1/2। एन कॉस गामा कॉस 30 कितना आ जाएगा? √3/2। डन? क्या ये क्लियर है? ओके। अच्छा एक क्वेश्चन है, अभी अचानक से मुझे ध्यान में आया। अगर मान के चलो ये रूम ये मोड एक्स वाई प्लेन है, लाइन कहीं पर भी हो सकती है पूरे स्पेस में, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी कैसे भी। मान लो कोई लाइन इस बोर्ड में आ रही है, समझ में आएगी ये चीज? मान लो कोई लाइन इस बोर्ड में आ रही है, तो इस लाइन में अल्फा बीटा गामा, गामा की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो? तीनों में से किसी एक की निकाल सकते हो, किसकी निकाल सकते हो बताओ? अल्फा। देखो अगर मान के चलो ये लाइन इस तरीके से बन रही है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, बस इतना पता है हमें। और ये पता है कि ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन मतलब ये बोर्ड में है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो आपको तुरंत पता चल गई कितनी है? 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू भी निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी बीटा की वैल्यू? 60 डिग्री। और गामा की वैल्यू क्या होगी? गामा की वैल्यू क्या होगी?
90 डिग्री। गामा क्योंकि इसके आउटसाइड बन रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो लाइन अगर यहां पर आ रही है XY प्लेन में तो Z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। अगर लाइन YZ प्लेन में आ रही है, YZ प्लेन में आ रही है तो X के साथ वो कितना बनाएगी? 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू वहां पर क्या लोगे? 90। समझ गए ना? ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, क्या गिवन है यहाँ पर? डायरेक्शन रेशियोज। किससे डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को? ABC। तो A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू गिवन है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं? LMN। क्या फॉर्मूला भी हमने देखा LMN का? प्लस माइनस A अपॉन, वो अलग अलग फॉर्मूले देखो, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। x2 माइनस x1 वाला वो तब जब 2 पॉइंट दिया। m का क्या होगा फॉर्मूला? प्लस माइनस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली सारे निकालो, जल्दी जल्दी करो। प्लस माइनस 2 अपॉन कितना आ रहा है? रूट ओवर 4 प्लस 4 3 आ रहा है ना? रूट 9 मतलब कि 3। सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा? सेकेंड टर्म आ जाएगा माइनस प्लस 1 अपॉन 3। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 2 अपॉन 3। इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस। क्यों हुआ समझ में है ना? क्योंकि देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? माइनस, दैट्स व्हाई वो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, जैसे अगर फर्स्ट वाले को देखे, a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3। तो या तो 2/3 लिखेंगे या क्या लिखेंगे? -2/3। समझ में आ रहा है? सेकेंड वाले कंडीशन में m की जब वैल्यू निकालेंगे तो -1 अगर मैं डालूंगा तो क्या देगा? -1/3 आएगा, या फिर कितना आ जाएगा? +1/3। और जब ये वाली वैल्यू डालूंगा तो -2/3 आ जाएगा, या फिर +2/3। तो जब डायरेक्शन कोसाइंस लिखोगे तो LMN की वैल्यू या तो ये वाली कंसीडर करोगे या फिर ये वाली कंसीडर करोगे। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई उसको उस ऑर्डर में लिखा है। हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम्पल 3। अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड है। क्या लिखा है जल्दी से पढ़ लो। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये x1, ये y1, ये z1 ले लो, ये x2, ये y2, ये z2 ले लो। सबसे पहले चाहो तो ABC निकाल लो आराम से। ABC कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और फिर उसके पिछला वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो, खत्म हो गया। थ्री माइनस 2 एंड 8, ठीक है। ये ABC की वैल्यू आ गई। LMN की वैल्यू रुद्र तेरे को समझ में आया LMN कैसे निकलेगा? हाँ? रूट 77। नेक्स्ट टर्म m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम, माइनस प्लस 2 अपॉन रूट 77, और n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8 अपॉन रूट 77। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये बताना।
एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। मान लो ये हो गया आपके लिए ये यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे जब बनाते हैं ना 3D का डायग्राम बनाते हैं ना, तो जनरली इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस लेते हैं। तो ये क्या हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस ऑर्डर में लेते हैं जनरली। तो एक्स एक्सिस ये है, आपको इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है, अल्फा बीटा गामा। या तो अल्फा बीटा गामा मिलना चाहिए या फिर डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। यहां पर आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी। अल्फा क्या होता है, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। अगर वो लाइन खुद एक्स एक्सिस है तो खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। बीटा कितना आ जाएगा और गामा कितना आ जाएगा 90, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई और जेड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया। तो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी cos 0 मतलब कि 1, एम की वैल्यू cos 90 मतलब 0, एन की वैल्यू cos 90 मतलब 0। समझ में आएगी नहीं। तो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा 1 0 0। वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, तो वाई एक्सिस के लिए अल्फा 0, अल्फा कितना होगा अल्फा 90, बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 0 और गामा कितना आ जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा 0 1 0 और जेड के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1। समझ गए ना सभी। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये देख लो ये लिखा है, चेक कर लेना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ देख लो इसको, डायरेक्शन रेशियोज के एस्पेक्ट में देखोगे। अब हम वेक्टर वगैरह नहीं बनाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है ना। कैसे समझो, ये दो पॉइंट है ए और बी। जैसे मान लो पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 -4। वेक्टर बी है, उसका कोऑर्डिनेट है -1 -2 1 -2 एंड 3। और वेक्टर सी है, उसका कोऑर्डिनेट आ गया 3 8 और -1। ठीक है। आप क्या करो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो ए बी के, फिर डायरेक्शन रेशियोज निकालो बीसी के। जो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे उनको A1 B1 और C1 मार्क करो। जो बीसी के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे उनको A2 B2 और C2 मार्क करो। क्या ये निकाल लोगे बताओ पहले जल्दी। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज मतलब x2 x1, x2 x1, तो ये कितना आ जाएगा -1। y2 y1 कितना आ जाएगा -5। z2 z1 तो ये कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके से BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। x2 x1 मतलब कि 2, y2 y1 मतलब कि 10, z2 z1 मतलब कि कितना आ जाएगा -4। -4 आएगा ना। कुछ वैल्यू गलत लिया क्या मैंने, हाँ गलत लिया है। क्वेश्चन में देखो सी का कोऑर्डिनेट 11 दिया है ना, -11 मैंने 1 लिख दिया था। तो z2 z1 ये नंबर कुछ अलग आएगा। क्या आएगा -11 -3 -40। समझ गए ना। हाँ अब इनका रेशियो सेम होना चाहिए, A1/A2 -1/2, B1/B2 अगेन -1/2 और C1/C2 अगेन -1/2। तो ये तीनों सेम प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हाँ कुछ डाउट है क्या, हटा दो। स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। अब यहां से तुम लोग सॉल्व करना चालू करो। जो जो चीजें बतानी थी मैंने बता दिया। हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं। जल्दी खत्म करो। आज और अगली क्लास, 2 क्लास में मिला के मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। समझ गए ना। तो आज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जाओगे नहीं। जल्दी करो।
आगे आंसर। अरे ओरली बनेगा यार, ऑनलाइन में कोई बता रहा है, जल्दी बताओ आंसर। 0 - 1/√2 0 -1/√2 1/√2, हाँ खत्म। अरे क्या करना है, cos 90 निकालना है। cos 90 क्या होता है? 0। लक्ष्य ऐसा क्या देख रहा है सरप्राइजिंगली कि क्या हो गया? टाइम लगता है सर, दिमाग में हो गया डन। cos 135 -1/√2, बस इसी में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the direction cosines of a line makes equal angle with coordinate axis. क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब कौन सी चीजें इक्वल है? एंगल अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। याद आया? प्लस माइनस 1/√3। करेक्ट। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया? मतलब L इक्वल टू M इक्वल टू क्या हो जाएगा? N। समझ में आया ये चीज? और हमको ये प्रॉपर्टी पता है ना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने वेक्टर में किया, अगर याद हो। हाँ, L square plus L square plus L square is equal to 1. So you'll get 3L square is equal to 1. So L square is equal to कितना आ जाएगा? 1/3. So L is equal to क्या आ जाएगा? Plus minus 1/√3. और L M N तीनों की वैल्यू सेम है, since the direction angles are same. डन हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी कंप्लीट करो, ये तुरंत चाहिए आंसर मुझे। क्या दिया है क्वेश्चन में? एबीसी डायरेक्शन इशू। क्या निकालना है? एलिमेंट। फास्ट। आयुष तेरा प्रोबेबिलिटी वाला आंसर शीट देना, सब ले लेना। तेरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बताया उसके बाद भी गलत किया तू। पेयर वाला फिर प्राइम नंबर लिया तो पेयर में हाँ, ये तेरे को अभी ये डाउट आ रहा है तो फिर बाद में कैसे करेगा? अब 22 से डिवाइड हो जाएंगे ना सर। कितना आ रहा है फाइनल? 22 है। 484 आ रहा है क्या? और 22 होता है ना 484 का रूट। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस -18/22, जिसको जो भी सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनली वो माइनस प्लस हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा 9/11। सेकेंड वाला क्या आ जाएगा? M का वैल्यू प्लस माइनस 12/22 मतलब 6/11, और N का वैल्यू माइनस प्लस 2/9। हो गया सबका? 2/11, सॉरी 2/11। चेक कर लो। डन शांभवी, आगे ना समझ में कैसे हो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोलिनियर है, प्रूव करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स में किया। हाँ, AB का डायरेक्शन रेशियो, BC का डायरेक्शन रेशियो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों सेम रेशियो में होने चाहिए। A1 B1 C1 कितना है?
minus 3 minus 5 minus 3 -3 -5 -3 A2 B2 C2 minus 6 minus 10 minus 6 A2 B2 C2 6 6 10 8 6 10 6 हाँ तूने ऑर्डर बदल दिया होगा ना तूने एक्चुअली ये उल्टा किया तुमने दिस माइनस वाले को ले हाँ हाँ ठीक है चलेगा कोई दिक्कत रेशियो सेम आएगा 1/2 या -1/2 दोनों में से कुछ नहीं कहा होगा हो गया बन गया सबका नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये जल्दी से सॉल्व करके बताओ तो डाउट शामिल में बताओ ना क्वेश्चन इसमें इसमें कुछ डेटा नोट किया था क्या ये क्या कौन से क्वेश्चन थे इससे वाला नहीं करेंगे दिखाओ ये A1 कैसे निकला समझ नहीं आ रहा ये B1 क्या बात करोगे C1 B1 कैसे आएगा 2 माइनस ये 2 माइनस 3 माइनस 1 C1 कैसे आएगा 1 माइनस 4 मतलब कितना देगा -3 समझ में अब A2 B2 C3 ये कौन सी लाइन AB वाली लाइन इसके डायरेक्शन ये कौन सी लाइन होगी BC वाली लाइन होगी समझ में आ रहा है तो A2 लेने के लिए दिस माइनस दिस करोगे तो ये कितना देगा 6 B2 लेने के लिए दिस माइनस दिस करोगे ये माइनस 8 माइनस ऑफ -2 मतलब कितना देगा 7 माइनस मतलब कितना देगा समझ में आ गई अब ये दोनों सेम रेशियो है A1/A2 B1/B2 C1/C ये कैसे जोड़ते हैं -2 और -2 ऐसे ये समझ गए ना बना के क्वेश्चन नंबर 5 की समझ नहीं पाया ये कोई ट्रायंगल हो गया इसके तीनों वर्टेक्स है 3 5 -4 सेकेंड वर्टेक्स है -1 1 2 थर्ड वर्टेक्स हो गया -5 -5 एंड -2 ठीक है तीन वर्टेक्स के बने तीनों साइड्स के डायरेक्शन रेशियो निकालने क्या इजी क्वेश्चन पूछ ये वाले का डायरेक्शन रेशियो निकालना है डायरेक्शन रेशियो नहीं क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन तो एक काम करते हैं डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेते हैं A1 B1 C1 इसमें तो निकाल लोगे ना कोई दिक्कत नहीं ना A1 कैसे निकलेगा x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा ये 4 A2 क्या B1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा 4 C1 क्या आ जाएगा z2 माइनस z1 तो कितना आ जाएगा -6 हाँ तो कोई दिक्कत नहीं तुमने ऑर्डर उल्टा दिया होगा इस ये माइनस लिए उससे चलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है फिर उसके बाद इसका क्या आ जाएगा A2 B2 C2 A2 B2 C2 तो दिस माइनस दिस तो ये आ जाएगा -4 दिस माइनस दिस तो ये आ जाएगा -6 दिस टर्म माइनस दिस टर्म सो यू गेट -4 चेक कर लो या तो सारा का साइन उल्टा आ रहा होगा 4 6 4 या -4 -6 -4 तीसरे वाले का क्या आ रहा होगा A3 B3 C3 A3 B3 C3 8 10 -2 अभी हमने क्या निकाला है डायरेक्शन रेशियोस अभी क्या निकालना बच गया डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस के लिए देखो सबसे पहले L1 अगर निकालना है तो L1 क्या हो जाएगा 4/√4² + 4² + -6 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 4/6
16 plus 16 32, 32 plus 36 68, तो रूट 68, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, देखो 4 अपॉन रूट 68, 4 अपॉन रूट 68 माइनस 6 अपॉन रूट 68, समझ गए ना। सेकंड वाले का क्या आएगा, L2 माइनस 4 अपॉन रूट ओवर, वही आ रहा है ना इसमें भी, सेम आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम आएगा, तो माइनस 4 अपॉन रूट 68 माइनस 6 अपॉन रूट 68 और माइनस 4 अपॉन रूट 68, समझ गए सभी ये। यस और आखिरी वाले में कितना आ जाएगा, 100 प्लस 64 और प्लस 4 168, हाँ ठीक है। तो यह आ जाएगा 8 अपॉन रूट 168 प्लस 10 अपॉन रूट 6, दैट्स इट, समझ गए। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा ना, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन खत्म, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, सेकंड एक्सरसाइज जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ आज इसको खत्म करना है पूरा, ठीक है, उसके बाद ही घर जाना है, ओके। तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं तो फुल स्पीड में पढ़ा दूंगा, तुम लोग अगर 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो नेक्स्ट 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, 50 मिनट्स में हो जाएगा। स्टार्ट करें, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट, तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं इन स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। इट पासेस, दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन, तो ये चीज नोट करना, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through given point and has given direction, ठीक है। जब आपको क्या पता हो कि वो किस पॉइंट से जा रही है और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, वेक्टर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, जब हमें क्या पता हो, वो कोई दो पॉइंट पता हो, जैसे 11th में याद है कि ना, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ते थे, पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ते थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें एक पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए था, स्लोप एक्चुअल में उसका डायरेक्शन ही होता है ना, हाँ, और एक पॉइंट पता होता था, और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म आ जाता था, 2 पॉइंट फॉर्म भी याद है कि नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, हाँ वाला, क्लियर। तो वो जो हम पढ़ते थे ना, वो 2D में होता था, वो सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन होती थी। अब हम दो तरह की इक्वेशन पढ़ेंगे, एक होगा वेक्टर इक्वेशन और दूसरा होगा कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में i j k वाले कंपोनेंट आएंगे, ये ध्यान में रखना है। कार्टेशियन इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जितने भी लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, दोनों फॉर्मेट रहेंगे। स्टार्ट करें फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट जो है, इसमें लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point A and parallel to a vector B. Equation of line passing through a point A and parallel to a vector B and parallel to a vector B. And parallel to a vector B. ठीक है। अब जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो ड्रॉ करते जाओ, क्योंकि इसका क्वेश्चन में फॉर्मूला रट के नहीं निकाल पाओगे वाला जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट समझोगे तभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझने के लिए ना, पहले देखो ये डायग्राम समझो। पहले आप बनाओ एक्स वाई और जेड एक्सिस, बनाओ इस तरीके से, एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस। सर ये पॉइंट पी कहाँ से? मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, वेट करना ना प्रवीण। पहले ये ड्रॉ कर लिया, फिर ये लाइन ड्रॉ कर लो। इस लाइन को मार्क करो L, इस लाइन को मार्क कर लो L। और इसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मार्क करो A, इस पॉइंट को मार्क करो A। ये पॉइंट गिवन पॉइंट है। गिवन मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, या फिर
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, दोनों का मतलब अल्टीमेटली यही होता है, एक ही होता है। जैसे अगर मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है, जिसको हम छोटे वाले वेक्टर ए से या फिर और किससे डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, ओ ए से। याद आ रहा है थोड़ा ये चीज, ठीक है। अब ये जो P है प्रवीण, हाँ ये जो पूछ रहे थे ये P क्या है, तो जैसे हम कोई भी लाइन लेते थे 2D में भी, जब लाइन लेते थे तो अननोन या रैंडम पॉइंट लेते थे ना, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेते थे, एक्स वाई जेड, जो फाइनल इक्वेशन में आती थी। तो यहाँ पर पॉइंट P जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये वेरिएबल पॉइंट है, मान लो P कहीं पर भी हो सकता है, वो अननोन पॉइंट्स है। जैसे अगर नॉर्मल इक्वेशन भी निकालते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या आता था, 0। एक्स और वाई क्या होते थे वहां पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट लाइन ऑफ दैट लाइन। उसी तरीके से ये अननोन पॉइंट है या वेरिएबल पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं, एक्स वाई जेड, और उस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं उसको क्या ले रहे हैं, वेक्टर r, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स और उनके पोजीशन वेक्टर को हाईलाइट करो अपने डायग्राम। कर लिया यहां तक, हो गया ये सौभाग्य। तो करना किसका वेट कर रहा है, हो गया सबका यहां तक, ओके। नेक्स्ट, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को भी मार्क करो, ये वेक्टर है वेक्टर बी, ये वेक्टर है वेक्टर बी, और ये वही वेक्टर है जिसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझो, आपको दो चीजें गिवन है। कौन सी दो चीजें गिवन है, इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। उसका पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, और उसकी कंपोनेंट क्या होंगे, x1 i y1 j और z1 k। क्लियर हो गया ये चीज। दूसरा, हमें एक अननोन पॉइंट P पता है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर r लेंगे, और वेक्टर r के कंपोनेंट xi yj और z के होंगे, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर पता है, वेक्टर b, जिसको हमने वेक्टर b से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। यहां तक हो गया कैसा, बताओ एक बार, ठीक है। अब इसमें ना ये तीनों वेक्टर्स को लिख लो। क्या लिखना, देखो इधर पे सबसे पहले वेक्टर ए लिखो, वेक्टर ए, वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन, उस लाइन में आने वाले किसी एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर आर, वेक्टर आर, इसके कंपोनेंट है xi yj और zk, ठीक है। और वेक्टर बी, वेक्टर बी ये पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर बी के कंपोनेंट को हम लेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई बी जे सी के। यहां तक हो गया सभी का, ठीक है। यहां पर जो आपको ए बी सी दिख रहे हैं, ये एबीसी क्या है, क्या है एबीसी, एबीसी डायरेक्शन रेशियोज है, किसके, लाइन के कि वेक्टर के, दोनों के। समझ गए ना, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो भी क्या है, सेम है। एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन या वेक्टर, दोनों बोल सकते हो, लेकिन हम लाइन लेंगे, हम लाइन वाला ही पूरा पढ़ रहे हैं, लाइन वर्ड यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें जो इक्वेशन का फॉर्मूला बनेगा वो ये है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। पहले लिखो, फिर उसके बाद समझाता हूं ये कहां से लैम्डा आ गया और क्या क्या हो गया।
ये सब तो समझ में आया, लेकिन ये कैसे बन गई इक्वेशन उस पे डिस्कशन करते हैं। लिख लिया सबने? पैरेलल है शायद इसलिए ना। हाँ करेक्ट, सही बोल रहा है, पैरेलल है इसलिए। तो इधर पे ध्यान देना ये कैसे बना। यहां पर ध्यान दोगे ना तो ये वाला जो आपको वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर दिख रहा है ना सबको, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या है? देखो ये ए और बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर एपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेक्टर एपी। वेक्टर एपी अगर आपको निकालना होता है तो वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा सा याद करो, कैसे करते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और वेक्टर एपी किसके पैरेलल है? वेक्टर बी के। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर। तो मतलब ये वाला वेक्टर, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वाला वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और ये वाला माइनस वेक्टर इधर गया तो जिससे ये फॉर्मूला बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या ये क्लियर हुआ कैसे डिराइव हुआ ये? ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है। हमने ये सारा जो भी कंपोनेंट लिया था उसके बेसिस पे हमने ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बना दिया। क्या यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? बताओ जल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको नोट मत करना, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको नोट मत करना ना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम निकालेंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से ये कैसे बनी, यह खुद बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अभी जो आपने वेक्टर इक्वेशन लिखी क्या थी बताओ जल्दी? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये था। अब सारे वेक्टर की वैल्यू आपको पता थी, कंपोनेंट पता थे, पुट करो उसमें। वेक्टर आर के कंपोनेंट क्या थे? वेक्टर आर के कंपोनेंट थे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ, वेक्टर आर मतलब अननोन पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, इसलिए एक्स वाई जे लेंगे। और वेक्टर ए मतलब नोन पॉइंट, गिवन पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट को x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k लेंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी, प्लस लैम्डा वेक्टर बी। और वेक्टर बी क्या लिया था हमने? रिकॉल करो, ai प्लस bj प्लस ck। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। सबने ये सारे वैल्यू पुट कर दी ना इसमें। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाले पूरे वेक्टर को इधर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस x1 i माइनस y1 j माइनस z1 k, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ai प्लस लैम्डा b j कैप प्लस लैम्डा c k कैप। एक बार कंफर्म करो यहां तक आएगा सभी का? क्या था क्लियर सबको? अब लेफ्ट वाले में ना ये i वाले कंपोनेंट जो है ना उसमें से i कॉमन निकालना। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस x1। y वाले कंपोनेंट, j वाले कंपोनेंट में से j कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा? y माइनस y1 j क्या, और k वाले कंपोनेंट में से k क्या कॉमन निकालो तो z माइनस z1 k क्या। एक बार चेक करो यहां तक हो गया क्या सबका? राइट साइड में क्या बच गया था? लैम्डा ए या ए लैम्डा प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी। ठीक है, एक बार कंफर्म करो यहां तक आ गया सबका? ठीक है, अब देखो ये दोनों वेक्टर लेफ्ट और राइट वाले आपस में इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों के ये वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल होगा, मतलब क्या मिलेगा आपको? x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए। समझ में आया ना? तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर से क्या आ जाएगी? x माइनस x1 अपॉन ए। वैसे ही j वाले कंपोनेंट को आपस में इक्वेट करो,
और लैम्डा की वैल्यू निकालो। आया क्या तीनों से लैम्डा का वैल्यू? हाँ, तो तीनों लैम्डा की वैल्यू को आपस में इक्वेट कर दो, तो क्या मिलेगा? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। और ये जो आपको इक्वेशन मिली है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या ये हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो देखो यहां से ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आई, सबको क्लियर हो गया। तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और ओरली बताना है कि इसमें क्या करना है हमें। ठीक है, सब रेडी है? पूछो। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point whose position vector is I plus j plus k and the line is parallel to the vector I plus 2j plus 3k। तो मैंने दो तरह के वेक्टर दिए। पहली बार में मैंने क्या बोला? whose position vector is passing through a point whose position vector is, क्या बोला? I plus j plus k। तो अब ये कौन सा वेक्टर दिया था बताओ? मैंने वेक्टर ए दिया, वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। एंड पैरेलल टू द लाइन एंड पैरेलल टू द वेक्टर i plus 2j plus 3k, मतलब दूसरी बात वेक्टर दिए। तो अब आपको अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है तो आप सीधे वेक्टर ए की जगह पे वो डाल दोगे, वेक्टर बी की जगह पे दूसरी डाल। क्या ये क्लियर हो गया? अगर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 and parallel to the vector, या फिर ये दूसरा वर्ड, and whose direction ratios are 1, 2, 3। Find the equation of line passing through the point 1,1,1 and whose direction ratios are 1, 2, 3। तो डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या? ABC। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 मतलब क्या हो गया? x1, y1 और z1। तो सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, समझ गए ना? और एक को दूसरे में कन्वर्ट करना सीख गए, डायरेक्टली कर लोगे कन्वर्जन उसका। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन जैसे मैं बता रहा था एग्जांपल से पूरा नहीं होंगे, तो सबसे पहला एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो पहले मुझे बताओ वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। क्या होता है वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। लिख लिया? वेक्टर इक्वेशन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। डन, यहां तक हो गया। अब ये बताओ वेक्टर a की जगह पे क्या आएगा? वेक्टर ए मतलब वो जिस पॉइंट से जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो किस पॉइंट से जा रहा है? ये वाले पॉइंट से। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे लिए वेक्टर ए होगा। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? 5i प्लस 2j माइनस 4k। सबको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? ठीक है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी जिसके पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल है वाले वेक्टर को हम वेक्टर बी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3i प्लस 2j माइनस 8k। क्या ये सबको क्लियर हो गया? दैट्स इट। ये जो सामने आपको दिख रहा है यही वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन है। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट में क्या करना था? अब कौन सा इक्वेशन निकालना है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म याद हुआ कि नहीं?
क्या था, x माइनस x1 अपॉन a, तो x की जगह तो x ही आएगा, माइनस x1, x1 मतलब चाहे यहां से देख रहे हो तो ये देख लो, यहां से देख रहे हो तो ये देख लो x1, या तो यहां से देख लो, तो x माइनस x1 मतलब कितना हो गया, x माइनस 5 अपॉन a, अपॉन a यहां से देख रहे हो तो यहां से देख लो a की वैल्यू, या तो फिर ये देख लो ये वाली a की वैल्यू, समझ गए ना। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 2 अपॉन b मतलब ये वाला पार्ट, इक्वल टू z माइनस z1, तो z माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन माइनस 8, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो इसको और फाइनली ये मिला, कुछ नहीं, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू I minus 2 by 2 is equals to z plus 4 upon minus 8 is equals to that. समझ गए, हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये क्या गड़बड़ हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स 2.4 नहीं आया, एक मिनट शायद 2.4 मिस हो गया लगा, एक चीज मिस हो गई, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने किया था, हटा दो इसको फिर मैं, हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ लाइन, वो उसका पीपीटी इसमें नहीं है, जो दूसरा एक और पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given points, तो अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा जो दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। अब इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यहां पर 3D स्पेस बना लो, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ओके। यहां पर इस तरीके से एक लाइन बना लेते हैं, सपोज ये वो लाइन हो गई, और उसमें दो गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट ए ले लो, दूसरा पॉइंट बी ले लो। ए वाला जो ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कोई एक अननोन या वेरिएबल पॉइंट पी ले लो, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर आ जाएगा, वेक्टर आर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ए का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम ले लेंगे x1 y1 z1, x1 y1 z1। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम ले लेंगे x2 y2 z2, x2 y2 z2। ठीक है, और अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे, अब आ जाते हैं इसकी इक्वेशन पे। तो इस तरह के क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वैसी होती है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसको हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। ये बताओ यहाँ वेक्टर ए का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, बताओ जल्दी उसके कंपोनेंट।
x लिखो 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 x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये बताओ वेक्टर बी क्या होगा? सारे बच्चों से आंसर चाहिए ना। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी उसी लाइन में कोई दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर x2i प्लस y2j प्लस z2k। और यहाँ पर वेक्टर r जो है वो वेरिएबल पॉइंट है xi प्लस yj प्लस क्या हो गया zk। समझ में आई ये चीज? अब यहाँ पर ना थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, ये वेक्टर बी और वो पुराने वाले इक्वेशन के वेक्टर बी में कोई संबंध नहीं। समझ गए ना? वहां वेक्टर बी का मतलब क्या होता था, उसके पैरेलल वाला वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर बी क्या, उसी लाइन पे दूसरे एक और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ गए ना ये चीज? तो दोनों में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई दोनों का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये बना कैसे, एक्चुअली इक्वेशन कैसे बनी, अगर ये देखना है तो हमने सिंपली क्या किया, ये वाला वेक्टर निकाला। ये वाले वेक्टर का नाम क्या होगा? वेक्टर ए बी। समझ रहे हो ना? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये वाला टर्म आया, समझ में आएगा? और ये किसके पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल है? ए पी के पैरेलल है। ए से पी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है ना दोनों। तो ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में हो गए, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बना। ठीक है, अच्छा इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होगा। जैसे वेक्टर आर के कंपोनेंट क्या होते हैं? एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और इसके कंपोनेंट क्या होंगे? x1। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और b माइनस ए जब करोगे, b माइनस ए करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? x2 माइनस x1। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? x2 माइनस x1। सिमिलरली y वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। और z वाला जाएगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो लिख लो जल्दी से, ये हो जाएगा इसका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो जाएगा इसका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा ये बताओ, इस कार्टेशियन इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे ना? क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोस? डायरेक्शन रेशियोस वही जो डिनोमिनेटर है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्लियर हो गया सबको ये? चलो अब एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली ना। ठीक है, जो जो क्वेश्चन अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक पे बेस्ड है उसको फिल कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा इस टॉपिक में जो अभी हमने पढ़ा ना, उस टॉपिक में बेस्ड क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, तो दैट ये भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करो। जल्दी तुरंत आंसर चाहिए इसका। हो गया? सौभाग्य क्या है? कौन सा इक्वेशन बताया? हाँ बोल। I plus 2j plus 3k plus lambda times bi 2j minus। हो गया? अरे बड़ा सिंपल है भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी देखो इधर। यहाँ पर पॉइंट दिया है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, और क्या दिया, किस वेक्टर के पैरेलल है।
पॉइंट मतलब यहाँ से वेक्टर ए मिल जाएगा, वेक्टर ए क्या आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, और ये क्या हो गया किसके पैरेलल है, मतलब ये क्या दे दिया वेक्टर b दे दिया। तो कौन सा फॉर्म लगेगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर r एज इट इज लिखो, वेक्टर a की जगह पे क्या आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b मतलब 3i प्लस 2j और इधर पे क्या आ जाएगा माइनस 2k। एक बार कंफर्म करो ये क्लियर हुआ क्या सबको। कार्टेशियन फॉर्म बताओ जल्दी, इसका क्या जाएगा, x माइनस 1/3, समझ गए ना, x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/-2। हाँ ये बाय 2 आएगा, ठीक क्लियर, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ना अच्छे से, अगर मैं कुछ भी बोला तो सीधा आंसर आ जाएगा। क्या क्या दिया है वो क्या पढ़ के नहीं समझ पाएगा, आगे आंसर। हाँ क्या है आंसर, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन बता रहे हैं भाई। देखो ये बोल रहा है कि वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये वेक्टर ए हो गया और उसका डायरेक्शन ये है, उसका डायरेक्शन ये मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन, तो मतलब ये क्या दे दिया वेक्टर बी दे दिया, किसके पैरेलल है कौन से डायरेक्शन में, वो सारी चीजों का मतलब एक ही है। वो जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है या उसका डायरेक्शन ये है, दोनों का मतलब सेम है, समझ गए ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला ही, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a की जगह पे 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b i प्लस 2j माइनस k। समझ गए ना सभी क्या किया हमने। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछो, ऐसा क्यों हो वैसा क्यों हो, जो पूछना है। हाँ मतलब वो इसके डायरेक्शन में है या इस वेक्टर के पैरेलल है, या इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही उस लाइन का डायरेक्शन है, समझ गए। हटा दो, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आ जाएगा ना। हाँ शामिल भी बताओ कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा इसका। हाँ तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है। हाँ तो क्या होगा जल्दी बोलो। x minus upon 1 equal to y minus y माइनस ऑफ -1 अपॉन 2, समझ गए ना सभी। चलो नेक्स्ट। देखो अभी तक हमने दो तरीके से लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा है, एक जिसमें एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया होता था या उसका डायरेक्शन बोल सकते हो, दूसरा जिसमें दो पॉइंट दिए होते थे। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम लोग बताओ कि कौन सा तरीका लगेगा। सेकंड वाला ऐसा बोल रहे हो तुम लोग। देखो एक चीज तो क्लियर है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरा पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट नहीं दिया। उसने क्या बोल रहा है कि वो जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन है उस लाइन का भी वही डायरेक्शन, समझ में आया ना। अगर कोई दो लाइन सेम डायरेक्शन में है
पैरेलल है, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे। समझ में आएगा नहीं है? तो ये जो दी हुई लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, निकालना जिस लाइन को उसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। आया कि नहीं समझ में ये चीज? तो यहां पर और इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया, ए बी सी की वैल्यू दे दी। क्लियर हुआ ये चीज? और ये क्या है, ये वो पॉइंट है, मतलब क्या है, x1 y1 और z1। और कौन सा इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा, -2 अपॉन a। की वैल्यू कितनी हो गई, 3। इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, समझ गए ना, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार। समझ में आया ना सभी को कि क्या करना है? अब देखो तुम लोग गलती करोगे, कहाँ करोगे मैं बताता हूँ, सुनो। अगर मान लो ये मैंने बोल तो दिया, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मान लो यहाँ 2x, यहाँ 3y, यहाँ 4z लिखा होता, तो फिर एबीसी की वैल्यू तुम लोग गलत ले लेते। तब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता, 1, और उसके बाद जो वैल्यू मिलती वो एबीसी होता। समझ में आया मैंने क्या बोला? कैसे 1 बनाते, तो इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देते, 2 से। तो कितना बन जाता है, x प्लस 3/2, और नीचे में भी कितना आ जाता, 3/2। तो a की वैल्यू क्या कंसीडर होती हमारी, 3/2। वैसे b की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू कितनी हो जाती, 5/3। तो ये ध्यान रखना, जो भी लाइन है उसका अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो उस लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना अरेंज करना है। उसके लिए एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सबका, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, कार्टेशियन दिया है, किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, वेक्टर में। क्या फॉर्मूला, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। याद आया? तो वेक्टर a क्या होता है, उसका जो पॉइंट होता है वाला पोजीशन वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 i कैप प्लस 4 लेंगे माइनस 4 लेंगे, -4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, इधर पे क्या आ जाएगा, 3i प्लस 7j प्लस 2k, 3i प्लस 7j प्लस 2। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो सभी, डन। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये अब एंगल वाला टॉपिक आ जाता है। स्टार्ट, हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अभी तक हमने दो तरह की चीजें पढ़ी, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना देगा दो अलग अलग कंडीशन में। सबको क्लियर हो गया ना? अब आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन या दो लाइन की इक्वेशन हमें दी होगी, जैसे देखो ये पहली लाइन की इक्वेशन, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, देखा सबने हेडिंग डाला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो कंसीडर द लाइंस L1 की इक्वेशन ये, L2 की इक्वेशन ये। देख लो L1 की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन। हेलो, हाँ नमस्कार जी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैं दूसरे क्लास शुरू करता हूँ। हाँ, तो ये क्या लिखा, दो लाइन की इक्वेशन लिखा सबने, जल्दी बताओ। और ये उन्हीं दोनों लाइंस की कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको अगर कोई दो लाइन के बीच में एंगल निकालने बोलेगा तो या तो आपको वेक्टर इक्वेशन दी होगी या आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी होगी। समझ गए ना? अब
अगर कोई दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए तो वो उन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा जो उन लाइंस के पैरेलल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पहली वाली लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो वेक्टर b1 लिया, दूसरी वाली लाइन के बीच के पैरेलल जो वेक्टर उसको क्या ले लिया, b2 लिया। तो जो b1 और b2 के बीच का एंगल होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, वही एंगल क्या होगा, लाइन के बीच का होगा। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा, वो डॉट प्रोडक्ट याद है कि नहीं? तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, दैट्स इट। बस यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें क्या ले लेना है, पॉजिटिव मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि जो भी एंगल हम निकालेंगे वो अक्यूट एंगल निकालेंगे, क्योंकि दो लाइन जब कट करती है ना तो एक एंगल अक्यूट होता है, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस होता है। समझ रहे हो ना? एक 90 से छोटा और एक 90 से बड़ा, तो हम 90 से छोटा वाला ही एंगल यहाँ पर निकालेंगे। फिर फॉर्मूला लिख लेना, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, हो गया यहां तक? और इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे लिखा है, b1 डॉट b2 कैसे निकलेगा, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पहले वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। जो इसका जो फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों चीजें सेम है। डन हो गया, हटा दो इस चीज को। एक बात बताओ, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो थीटा कितना होगा, 90। तो cos 90 क्या होगा, 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0। तो b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, 0। b1 डॉट b2 मतलब ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब कि ये दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। समझ गया नहीं? अच्छा, पैरेलल होगा तो क्या होगा? कोई दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, क्या वन होगा? हाँ, ये वाली वैल्यू 1 आएगी। डायरेक्शन रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होगा? सर प्रोपोर्शनल सेम आएगा। यस करेक्ट राघव। हाँ, वो सेम प्रपोर्शन में होंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों सेम प्रपोर्शन में होंगे। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो ये दो कंडीशन नोट करना। अगर वेक्टर, अगर लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो ये सेम प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, हो गया डन। हटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। हाँ, जल्दी से एंगल निकालो दोनों लाइंस के बीच का।
आ गया? अब किसी को हेल्प चाहिए कुछ बताना है? आयुष बताना है क्या? ये वाला वेक्टर रुद्र बन रहा है ना? ये वाला वेक्टर b1 और ये वाला वेक्टर b2 और ये फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। ये अप्लाई करना। अच्छा राघव ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? सर नेक्स्ट क्लास से आऊँ। ओके अगेन कितना है? cos इनवर्स 19/21। ठीक है। अभी लोग क्या कर रहे हैं इतना दिन से? 1 into 3 3, 2 2s are 4, 6 2s are 12 divided by root over 1 plus 4 plus 4 root over 9 plus 4 plus 36। तो कितना हो जाएगा? 16 17 16 plus 3 19 19 divided by root 9 root 9 कितना हो जाएगा? 3 और root 49 मतलब कितना हो जाएगा? 7। 19/21। क्या कर रहे हो अभी तक कैलकुलेशन? ये लक्ष्य क्या कर रहा है? आगे हटाओ उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करो सॉल्व। एंगल निकालना है। ये वाले पार्ट को ऐसा कर लो A1 B1 C1। लेकिन A1 B1 C1 लेते समय एक चीज केयरफुल रहना, एनसीईआरटी में ना क्या सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो ऐसा दे दिया रहता 3 - x/3 तो क्या करना पड़ता? माइनस को कॉमन निकाल के नीचे डाल देते। समझ गए ना? और ये क्या हो जाएगा? A2 B2 C2 cos थीटा इज इक्वल टू, अब वो डॉट वाला लगाओ या तो ये वाला लगा लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। समझ गए ना? दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के जैसे ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कितना है? 3 + 5 8 + 8 16 16 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 300 रूट 50 रूट 4 प्लस रूट 50 इंटू रूट 6 ऐसा आ रहा है ना? तो 16 अपॉन ये 5√2 बन जाएगा इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 बन जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा 16/10√3 या 8/5√3। लिख सकता है। हाँ तो रूट 300 को 10√3 लिखेगा फिर आगे जाकर। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार ये टर्म सिंप्लीफाई हो गया ना, ऐसा नंबर पे आ जाता है जिसका कॉस इनवर्स निकाला जा सकता है। अभी इसमें नहीं आया है लेकिन हो सकता है आगे आ सकता है ना वो। तो अभी फिलहाल क्या आ गया? कॉस इनवर्स 8/5√3 हो गया। हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स थे। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा एक चीज नोट करके लिख लेना, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हमने क्या कंडीशन लिखी थी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2।
ये क्या होता है 0। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, पहली और दूसरी लाइन की। और एलिमेंट क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर ये 0 है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ना ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है, अगर परपेंडिकुलर तो ये वाला भी 0 होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ो थोड़ा। 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए। ये पहले वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब ये L1 M1 N1। ये दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब क्या हो गया? L2 M2 और N2। और ये तीसरी वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब कि L3 M3 और N3। समझ में आएगी नहीं? और आपको क्या प्रूव करना है? ये तीनों म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। देख लो एक बार आ रहा है कि नहीं। 12 4 जा नहीं आएगा समझ में? 12 4 जा कितना आ जाएगा? 48। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 36 माइनस 36। और इन दोनों का कितना आ जाएगा? -12 माइनस 36 कितना होता है? -48 और प्लस 48, मतलब क्या आ जाएगा? 0। समझ गए ना? वैसे ही इन दोनों का भी क्या आएगा? 0। चेक कर लो। 12 3 सा और ये -3 और -4, मतलब कितना हो जाएगा? +12। और ये कितना हो गया? -48। अल्टीमेटली क्या आएगा? 0। समझ गया ना सभी? तो आना ही आंसर 0, इंप्रूव करना है ना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट सामने ध्यान दे। क्या दिया हुआ है? 2 लाइन के 2 पॉइंट दिए। ये पहली वाली लाइन के 2 पॉइंट्स है ना, इससे उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे ना। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या? A1 B1 C1। क्या होगा A1 का वैल्यू? बोलो जल्दी। B1 5 C1 A2 B2 C2 जल्दी। A2 B2 C2 A2 3 B2 2 C2 4। समझ गए? अब परपेंडिकुलर होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट सबको प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 0। आ रहा है ना? तो करो ना ये सब जल्दी, मेरे को क्यों करना पड़ रहा है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ जल्दी। क्या प्रूफ करना है? ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन पैरेलल है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जल्दी निकालो प्रोपोर्शन। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया। A1 कितना है? A2 B2 C2 2 4 4। रेशियो कितना आ रहा है देख लो। -1 इन दोनों का रेशियो -1। A1 by 2 B1 by B2 -1 C1 by C2 -1। सेम रेशियो में आ रहा है, मतलब दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। हटा दो। 4 तो हमने कर लिया था, 5 भी कर लिया था, 6 कर लिया था, 7 हो गया था, 8। चलो जल्दी करो 8 क्वेश्चन, अब खत्म ही कर लेते हैं। जल्दी करो। पता नहीं। जल्दी जल्दी खत्म करो। तुम लोग लेट कर रहे हो, सब पता है और सबको बनता है सारा ये वाला क्वेश्चन।
किसी को हिंट चाहिए, हेल्प चाहिए तो बताओ। ऑनलाइन में सबसे बन रहा है ना? यस सर। अनुष्का, प्रवीण, तुम लोग भी सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ सर। Yes, sir. तो बताओ फर्स्ट में क्या आया? cos थीटा 3 + 4 7 7 + 12 19 और डिनोमिनेटर में 3 और ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? 19/21 फर्स्ट का आंसर cos थीटा। सेकंड किसका आया? 16/√3 16/√3 300 चेक करते हैं। 3 + 5 + 8 तो ये आ जाएगा 11 + 5 16। न्यूमरेटर तो 16 आएगा, डिनोमिनेटर 1 + 1 2 2 + 4 6 मल्टीप्लाइड बाय √25 + 25 मतलब √50 हो जाएगा। √50 मतलब √3 10√3 हो जाएगा 16। अरे ये तो रिपीट हो गया 10√3। तो एग्जांपल में ये सेम क्वेश्चन दे दी। सर वैसे ये आर वेक्टर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कि दो लाइन के बीच? एक सेकेंड। हाँ क्या बोल रहे प्रवीण, एक बार थोड़ा फिर से बोलना। आर वेक्टर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कि दो लाइन के बीच? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फॉर्म में यूज होता है ना। हेलो आ जाइए तब 7 एक सेकेंड ना। देखो पॉइंट आर, जो वेक्टर आर है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करते समय उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके सॉल्व करते हैं, वो कॉमन पॉइंट लेके। मैं बताऊंगा वो टॉपिक जब आएगा तब रवि, है ना, कि कब उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे। और कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ हो गया, डालो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 5 मार्क्स वाला कौन सा क्वेश्चन आता है? 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो अभी इसमें है ही नहीं, एनसीईआरटी में, उसके बाहर है। वो पी/क्यू करना पड़ेगा उसके लिए। ये एरिया 2 नंबर। हाँ तो फर्स्ट वाले का क्या है एंगल? -2 + 14 - 12 -14 करोगे तो कितना जाएगा? 26। न्यूमरेटर 26, डिनोमिनेटर 4 + 9 13 13 + √28 √81 ऐसे यार है। √81 मतलब 9 हो जाएगा, फिर जो भी ठीक है 9 × 30। ओके, और दूसरे वाले का चलो कर लो, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी करो, हो जाएगा। एकदम सही चाहिए मुझे, एक्यूरेट आंसर चाहिए, अच्छे से बता रहा हूं मैं। Find the value of P so that these two lines intersect at right angle. They are at right angle. Right angle की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 क्या होता है? 0। वो 2P है। हाँ 2P है। हाँ ये 2P है।
समझ सर में? P का वैल्यू -5/6. एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले A1 की वैल्यू क्या है ये बताओ। A1 की वैल्यू क्या ले रहे हो? गलत, -3। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो x -1 अपॉन क्या हो जाएगा -3, माइनस कॉमन निकाल के इधर पे 7 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा y-2 डिवाइडेड बाय 2p, मतलब x -1 अपॉन -3 आ गया और ये y-2 अपॉन कितना हो जाएगा 2p/7, समझ में आया? और तीसरा वाला क्या हो जाएगा z-3 अपॉन 2, समझ में आया ना? तो ये A1 होगा। राघव ऐसे ही लिया है, No, ये sir. B1 और ये C1 है। अब A2 B2 C2 लेने के लिए इधर से देखो क्या कॉमन निकालोगे, -7, तो ये x -1/3p बन जाएगा, x -1/3p अपॉन -7, ये क्या हो जाएगा A2। वैसे ही इसमें B2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, y -5/1, तो ये क्या हो जाएगा B2, और C2 की वैल्यू निकालने के लिए माइनस कॉमन निकाल लेना, z -6/5, तो ये आ जाएगा z -6/-5, तो ये क्या आ जाएगा C2। समझ गए कि नहीं? चेक कर लो, A2 B2 C2, A1 B1 C1। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दो, कितना आएगा? पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, अरे कर आलसी क्यों कर रहा है? जल्दी कर लक्ष्य, उसके लिए पेन की क्या जरूरत है? ऐसे ही कर सकते हैं, -3 और -3 कितना होगा -9, नीचे एक और माइनस कितना बनेगा 9p/7 प्लस 2p/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -10 को उधर डाल दो तो +10 हो जाएगा, इधर पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके कितना बन जाएगा 11p/7 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इधर क्रॉस, p इज इक्वल टू आ जाएगा 70/11। यही बोला था क्या राघव? No, sir. ओके, तो क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार इतने इजी, 7 into 1 कितना हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा सम करने पे? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने नहीं पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पढ़ा है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंगल बिटवीन, ये मिसलेनियस स्टार्ट हुआ है क्या? चलो ठीक है, मतलब एक टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पढ़ना है और मिसलेनियस। अगली क्लास में ना ये एक्सरसाइज खत्म करके हम PYQ का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है? ओके, और अगली क्लास ये समझ लो कि मैथ्स खत्म हो गया सिलेबस, फिर उसके बाद रिवीजन का जो शेड्यूल मैंने भेजा वो फॉलो करेंगे, और उस शेड्यूल में क्या होगा मैं एक एक टॉपिक बता दूंगा। जैसे सबसे पहले मेरे ख्याल से रिलेशन एंड फंक्शन मैंने दिया है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो एक क्लास रहेगी पूरे रिलेशन पे, तो जो भी डाउट है रिलेशन का डाउट ले आना। दूसरी क्लास रहेगी पूरे फंक्शन पे 1-1-on-2 वाला। तीसरी क्लास रहेगी आईटीएफ, ठीक है? अरे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, थोड़ा देख के आ जाना, नहीं तो पूरा शुरुआत से बताऊंगा तो वो 1 घंटे में नहीं हो पाएगा ना, 1-2 घंटे में। बाय बाय।